हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए 18 अगस्त का करंट अफेयर, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी होता है, लगभग के 1 से 1.5 साल तक का। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज 18 अगस्त का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इंडियन फ्लाई फॉक्स बैट। ये क्या है? तो टेरोपस गिंगेट्स, जो कि थंबनेल पे लगाया भी गया था। तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान के पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में फूलों का रस और फल खाने वाली भारत की सबसे बड़ी चमगादड़ प्रजाति फ्लाइंग फॉक्स बैट के विषय में एक नई जानकारियां प्राप्त हुई है। जैसे कि ये फ्लाइंग फॉक्स बैट रात के समय में विचरण गतिविधि के अतिरिक्त दिन की अवधि का एक बड़ा हिस्सा वातावरण की निगरानी करने में बिताते हुए पाए गए हैं। इसके अध्ययन के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि अध्ययन से पता चला है कि अपने रात्रिचर स्वभाव के विपरीत टेरोपस गिंगेटस के दिन के समय में अधिक सतर्क देखे गए हैं। दिन की लगभग 7% अवधि वे किसी भी प्रकार के खतरे का आकलन करने में व्यतीत करते हैं। यह अध्ययन चमगादड़ों की इस प्रजाति की सामाजिक सतर्कता, आसपास के अन्य जीवों के साथ किसी प्रकार के संघर्ष संबंधी निगरानी और पर्यावरणीय सतर्कता यानी आसपास के जोखिमों के संकेतों पर नजर रखना के बीच अंतर्बोध को दर्शाता है। इस अध्ययन में पाया गया है कि वृक्षों के बीच चमगादड़ों की स्थानिक स्थिति के आधार पर सतर्कता का स्तर अलग अलग होता है, जो उनके संबंध में क्रूर प्रभाव के अनुमान की पुष्टि करता है। इन चमगादड़ों को फूलों का रस और फल खाने वाली प्रमुख प्रजाति के रूप में जाना जाता है, जो परागणक के रूप में और बीज के फैलाव में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के स्वभाव और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कीस्टोन प्रजाति वह है जो अपनी प्रचुरता के सापेक्ष प्राकृतिक पर्यावरण पर असमान रूप से बड़ा प्रभाव डालती है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई अन्य जीवों को प्रभावित करती है तथा एक पारिस्थितिकी समुदाय में अन्य प्रजातियों के प्रकार और संख्या को निर्धारित करने में सहायता करती है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो यह निष्कर्ष इसकी पारिस्थितिकी भूमिका के संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए टेरोपस गिंगेटस और इसके निवास स्थान की रक्षा करने की तात्कालिकता पर जोर देते हैं। तो देखिए यही है इसके, ये है चमगादड़ टेरोपस गिंगेटस। तो देखिए इसका परिचय है। तो टेरोपस गिंगेटस, जिसे आमतौर पर इंडियन फ्लाई फॉक्स के रूप में जाना जाता है, मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के एक उल्लेखनीय चमगादड़ प्रजाति है। इसकी संरचना है तो टेरोपस गिंगेटस की विशेषता इसका बड़ा आकार और लोमड़ी जैसा चेहरा है। आमतौर पर इसके शरीर पर गहरे भूरे या काले रंग के साथ प्रायः एक पीले रंग का आवरण यानी पेरोपस जीनस का विशिष्ट देखा जाता है। नर का आकार आमतौर पर मादाओं से बड़ा होता है। भौगोलिक सीमा, तो टेरोपस गिंगेटस दक्षिण मध्य एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाकिस्तान से चीन तक और सुदूर दक्षिण में मालदीव द्वीप समूह तक पाया जाता है। प्राकृतिक वास, ये जंगलों और दलदलों में पाए जाते हैं। इनके बड़े समूह बरगद, अंजीर और इमली जैसे पेड़ों पर बसेरा करते हैं। इनका बसेरा आमतौर पर पानी के जलाशय के आसपास पेड़ों पर होता है। संरक्षण की स्थिति, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स परिशिष्ट सेकंड में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची सेकंड। नकारात्मक प्रभाव है तो इंडियन फ्लाई फॉक्स को कृमि नाशक माना जाता है, जो फलों के बगीचों को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कई क्षेत्रों में इन्हें कीट कहा जाता है। इन्हें बीमारी फैलाने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, विशेषकर निपाह वायरस यानी निपाह वायरस का नाम सुना होगा, जो मनुष्यों में बीमारी और मृत्यु का कारण बनता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है भारत में दलहन उत्पादन यानी दालों का उत्पादन। तो हाल ही में केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री ने भारत में दलहन या दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही व्यापक रणनीतियों के विषय में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इन जानकारियों का राष्ट्रीय खाद्य मिशन दलहन का उद्देश्य है, जिसमें उत्पादकता में वृद्धि करना तथा कृषि क्षेत्र में धारणीय प्रथाएं सुनिश्चित करना है पर प्रकाश डाला गया है। अब दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु भारत की पहले क्या है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, तो इसमें परिचय इसका है
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नेतृत्व में यानी NFSM दलहन पहल का संचालन जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित 28 राज्यों तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों में किया जा रहा है। दलहन के प्रमुख उपाय क्या है? तो विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कृषक वर्गों को सहायता, बेहतर तकनीकों का समूहों में प्रदर्शन है, फसल प्रणाली प्रदर्शन है, बीज उत्पादन और HY भी हाइब्रिड वितरण है, उन्नत कृषि मशीनरीकरण उपकरण यानी मशीनों का उपयोग, कुशल जल अनुप्रयोग का उपकरण। अब नेक्स्ट आता है पादप संरक्षण के उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा में सुधार, प्रसंस्करण और फसल कटाई के बाद उपयोग किए जाने वाले उपकरण, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण, दालों की नई किस्मों के बीज, मिनी किट का वितरण, कृषि विज्ञानों द्वारा तकनीकी का प्रदर्शन। इसके अतिरिक्त दालों के लिए 150 बीज केंद्रों की स्थापना ने गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2016-17 में स्थापना के बाद से इन केंद्रों द्वारा दालों हेतु सामूहिक रूप से 1 लाख क्विंटल से अधिक गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन किया गया। अनुसंधान और किस्मों के विकास में ICAR की भूमिका क्या है? तो इसमें है अनुसंधान और किस्मों के विकास के प्रयासों के माध्यम से दलहनी फसलों की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि करने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अहम भूमिका है। इस संदर्भ में ICAR के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, जैसे दलहन के क्षेत्र में बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगात्मक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अवस्थिति विशिष्ट उच्च उपज वाली किस्मों और उत्पादन पैकेजों का विकास। वर्ष 2014 से 2023 की अवधि के दौरान देश भर में व्यावसायिक खेती के लिए दालों की प्रभावशाली 343 उच्च उपज वाली किस्मों और संकर हाइब्रिड को आधिकारिक मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना, इस व्यापक योजना में वर्ष 2018 में शुरुआत 3 घटक शामिल हैं, जैसे कि मूल्य समर्थन योजना यानी MSP, मतलब प्राइस सपोर्ट की स्कीम में MSP आता है, जो पर पूर्व पंजीकृत किसानों से खरीद होती है। जिसे 2021-22 में 30.31 लाख टन दालों की खरीद हुई, जिसमें कि 13 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए, जो कि वही 2022-23 में जुलाई तक में लगभग 28.33 लाख टन दालों की खरीद हुई, जिसमें कि 12 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। फिर आता है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना यानी प्राइस डिफरेंसी पेमेंट स्कीम। इसके तहत मूल्य में अंतर अथवा भिन्नता को देखते हुए किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाता है। फिर आता है निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना यानी प्राइवेट प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉकिस्ट स्कीम। यहाँ पर यह योजना खरीद के संदर्भ में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। भारत में दालों का उत्पादन, भारत विश्व भर में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, वैश्विक उत्पादन का 25%, उपभोक्ता वैश्विक खपत का 27% और आयातक 14% है। खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दालों की हिस्सेदारी लगभग 20% है और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7 से 10% है। हालांकि दालें खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाई जाती हैं। दालों के कुल उत्पादन में रबी सीजन में उत्पादित दालों का योगदान 60% से अधिक है। शीर्ष 5 दाल उत्पादक राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। इसका सीक्वेंस याद रखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, MH और RJ, फिर UP और कर्नाटक। देखिए यहाँ पे कुछ इसके दिए गए हैं, ईयर में कितने प्रोडक्शन हुए थे। तो 2019-20 में ये थे 230.25 यानी ये सब लाख टन में है। 2020-21 में है 254.63 लाख टन। 2021-22 में है 273.02 लाख टन और फिर 2022-23 में है 275.04 लाख टन है। तो इस प्रकार ये इसके कुछ डाटा दिए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसमें अगला आता है, इसमें कुछ प्रश्न आते हैं जो कि UPSC में पूछे गए हैं 2020 में। देखिए भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दूसरा है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तीसरा है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है तो वही रबी दालों का उत्पादन घटा है। तो देखिए ये उल्टा स्टेटमेंट कर दिया है, पिछले कुछ 3 दशकों में खरीफ की दालों का उत्पादन घटा है, वही रबी की दालों का उत्पादन बढ़ा है। तो ये उल्टा कर दिया, ये गलत है 3 वाला। और फिर यहाँ पे कुल दालों का उत्पादन लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, तो आधा भाग नहीं होता, इसका 11% होता है ओनली। तो इस प्रकार ये 2 गलत है, 1 सही है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है, यानी ओनली 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब आता है रेल मंत्रालय की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को CCEA की मंजूरी मिला है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर ने रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें मल्टी ट्रैकिंग के प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी तथा भीड़ भाड़ कम होगी, जिससे भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास सुनिश्चित होगा। 9 राज्यों के 35 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाएं मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क को 2339 किलोमीटर तक विस्तारित करेंगी तथा इन राज्यों के लोगों के लिए लगभग 7.06 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करेगी। ये खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, फ्लाई ऐश, लोहा तथा तैयार स्टील, क्लिंकर, कच्चे तेल, चूना पत्थर, खाद्य तेल आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग प्रदान करेंगे। ये परियोजनाएं जलवायु लक्ष्यों को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता तथा एक बहुमुखी कार्यबल बनाने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ संरेखित है। ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से लोगों, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है पारस्परिक मान्यता व्यवस्था को कैबिनेट की मंजूरी। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC, राजस्व विभाग, भारत सरकार तथा ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल को सम्मिलित करने वाले गृह मामलों के विभाग के बीच पारस्परिक मान्यता व्यवस्था को मंजूरी दी है यानी MRA। इस महत्वपूर्ण समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के लाइसेंस प्राप्त और विश्वसनीय निर्यातकों को सीमा शुल्क के माध्यम से उत्पादों की त्वरित निकासी में पारस्परिक पहुंचाना है। MRA व्यापार सुविधा में सुधार करते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह विश्व सीमा शुल्क संगठन के मानकों के सुरक्षा ढांचे के अनुरूप है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऑस्ट्रेलियन ट्रस्टेड ट्रेडर प्रोग्राम और भारतीय अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम को पारस्परिक मान्यता के तहत लाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। अब आता है टिटिकाका झील। तो इसका आगे फोटो भी लगा है टिटिकाका झील का, तो इसको देखते हैं। टिटिकाका झील जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रही है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए, याद रखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे मीठे पानी की झील है, यह दक्षिण अमेरिका। यह झील बोलीविया और पेरू के बीच की सीमा पर स्थित है। इसका जल स्तर लगभग रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया है। वर्षा की कमी और बढ़ते तापमान के कारण वाष्पीकरण में वृद्धि की वजह से इस झील का प्रवाह और आयतन कम हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप नावें फंस जाती हैं तथा मछलियों की आबादी कम हो गई है। यह झील पौधों और जानवरों की 500 से अधिक प्रजातियों का वास स्थल है, जिनमें से कुछ स्थानिक और लुप्तप्राय हैं। तो देखिए, ये टिटिकाका है जो कि पेरू और बोलीविया के बीच में है, यही है। ये साउथ अमेरिका का है और उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है कुसीना माने पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना। तो ये क्या है? कर्नाटक की कुसीना माने पहल, जिसे वर्ष 2023-24 के बजट में पेश किया गया है, यह महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाने और लैंगिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक प्रगतिशील विकास का प्रतीक है। इस पहल का उद्देश्य 4000 ग्राम पंचायतों में बाल देखभाल केंद्र स्थापित करना है, जो मनरेगा के तहत कामकाजी माताओं और आसपास के अन्य लोगों की सहायता करेगा। यह बच्चों की देखभाल के उत्तरदायित्व को पुनर्वितरित करके संभावित रूप से निरंतर रोजगार और अपस्किलिंग को सक्षम करके महिलाओं के समक्ष आने वाले 3 गुने बोझ को संबोधित करता है। यह मातृत्व दंड के मुद्दे को संबोधित करेगा, जिसे महिलाओं के श्रम बल से पृथक रहने का मूल कारण माना जाता है। अब आता है यूक्रेन के अनाज व्यापार में सुलीना चैनल की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, इसमें अनाज व्यापार में क्या है सुलीना चैनल, इसके बारे में देखते हैं। रात में ड्रोन हमलों के परिणाम स्वरूप रूस ने यूक्रेन की डेन्यूब नदी के किनारे स्थित बंदरगाहों और अनाज भंडारण स्थलों पर हमले करने का निर्देश दिया है। यूक्रेन, जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप के रूप में जाना जाता है, की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादों के निर्यात पर काफी निर्भर करती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो इस देशों से होकर बहती है और इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख परिवहन मार्ग एवं प्राकृतिक संसाधन दाता के रूप में काम करती है। ब्लैक सी ग्रेन पहल
समझौते से रूस के हाल ही में अलग होने के बाद यूक्रेन ने अनाज ले जाने के लिए डेन्यूब डेल्टा को अपने नए मार्ग के रूप में अपनाया। सुलिना चैनल इस नए व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह डेन्यूब नदी की 63 किलोमीटर लंबी शाखा है जो महत्वपूर्ण यूक्रेनी बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है। यह चैनल पूरी तरह से रोमानिया की सीमा के अंदर है। अब आता है भारत और WHO डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल शुरू करेंगे। ये लास्ट है। तो भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत करेंगे। यह वैश्विक पहल स्वास्थ्य डेटा के साथ लाने, स्वास्थ्य प्लेटफॉर्मों को जोड़ने एवं विश्व में डिजिटल स्वास्थ्य में निवेश पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन के लक्ष्य एक महत्वपूर्ण अंतरिम मेडिकल काउंटर मेजर स्थापित करना भी है। इसमें भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों में तैयार कराने के लिए नेटवर्क का दृष्टिकोण शामिल है। विश्वव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तीन मुख्य भाग होंगे। एक निवेश ट्रैकर, दूसरा है आस्का ट्रैकर, यानी ये पता लगाने के लिए कि विभिन्न लोगों को किन उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता है, और फिर मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्मों का एक संग्रह। फिर आता है डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और समाधान सार्वभौमिक स्वास्थ्य अभिसरण में सहायता करेंगे तथा साथ ही स्वास्थ्य सेवा वितरण में भी सुधार करेंगे। तो इस प्रकार यह समाप्त होता है। तो आप लोगों ने देखा ये 18 अगस्त का करंट अफेयर था। तो आप लोग डेली करंट अफेयर करते रहिए। करंट अफेयर देखिए ये प्रीलिम्स के लिए बनाया जा रहा है, जो कि छोटे मोटे योजनाएं शुरू होती हैं तो उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसी योजनाओं को हम लोग क्या क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसी को विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।